नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको बीए भाग 3 के फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में से प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। प्लेटो का न्याय सिद्धांत। रिपब्लिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति और उसके अधिवास की खोज करना है। रिपब्लिक में उसकी इस न्याय संबंधी धारणा को इतना प्रमुख स्थान प्राप्त है। रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित रखा गया है। इस संबंध में बारकर ने लिखा है कि चाहे वह सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, न्याय प्लेटो के लिए विचार का मूल आधार रहा है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जैसा कि इबनस्टीन ने कहा है, प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल हैं। वर्तमान समय में न्याय शब्द का प्रयोग कानून के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के लिए किया जाता है, किंतु प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं बल्कि नैतिक अर्थ में किया है। उसके द्वारा न्याय शब्द का प्रयोग धर्म के पर्यायवाची अर्थ में किया गया है, लौकिक धर्म के। इसका मतलब यह है कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जिनका पालन समाज की व्यवस्था और हित की दृष्टि से किया जाना जरूरी है। प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। न्याय की इस धारणा के संबंध में अरस्तु ने कहा है कि न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। प्लेटो ने न्याय संबंधी अपनी धारणा का प्रतिपादन करने से पहले तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय संबंधी धारणाओं का विवेचन और खंडन किया है। उस समय 3 प्रकार की धारणाएं प्रचलित थी। नंबर 1, परंपरागत सिद्धांत। सर्वप्रथम उसने न्याय की परंपरागत धारणा का विश्लेषण किया है, जो कि परंपरागत नैतिकता के विचार पर आधारित है। प्लेटो के संवादों में न्याय की इस धारणा का प्रतिपादन सिफालस और उसके बाद उसके पुत्र पोलीमार्क्स द्वारा किया गया है। सिफालस कहते हैं, सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। पोलीमार्क्स भी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। उचित शब्द की व्याख्या में आगे चलकर कहा गया है कि न्याय एक कला है। कला चतुराई के साथ प्रयोग करने का नाम है। अतः मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। किंतु प्लेटो न्याय की इस धारणा को स्वीकार नहीं करता और उसकी आलोचना करते हुए निम्न बातें कहता है। नंबर 1, प्लेटो कहता है कि सत्य बोलने और ऋण चुकाने के रूप में न्याय की परिभाषा करना दोषपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों ही काम परिस्थितियों में अन्यायपूर्ण और अनुचित हो जाते हैं। जैसे सत्य बोलते हुए दूसरे को अपने देश के सैनिक रहस्यों की जानकारी देना अन्याय है, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने स्वस्थ चित्त वाले मित्र से अस्त्र ले और उसके बाद अस्त्र देने वाला पागल हो जाए और अपने उन अस्त्रों की वापस मांग करे, तो ऐसी अवस्था में अस्त्र लौटाना एक न्यायपूर्ण काम नहीं बल्कि एक अन्यायपूर्ण काम हो जाएगा। अतः व्यापारिक नैतिकता के आधार पर व्यावहारिक न्याय की यह जो परिभाषा की गई है उसे संपूर्ण जीवन में नहीं अपनाया जा सकता। इसके अतिरिक्त दूसरी बात कहता है कि मित्रों के प्रति भलाई और शत्रुओं के प्रति बुराई की बात करना सरल है, परंतु उस दशा में क्या होगा जबकि मित्र केवल नाम के मित्र हों, यथार्थ में शत्रु हों, और व्यावहारिक जीवन में ऐसा तो बहुत बार होता है, बहुत बार। नंबर 3, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या शत्रुओं के प्रति बुराई करना न्याय है। यह तो नैतिकता के सबसे सामान्य सिद्धांत के ही विरुद्ध है। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध बुराई की जाती है उनका अधपतन हो जाता है। किसी व्यक्ति की स्थिति को पहले की अपेक्षा
अधिक खराब करना न्याय कभी नहीं हो सकता। नंबर 4, इन सब के अतिरिक्त न्याय के संबंध में सिफारिश और पॉलीमार्क्स द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे नितांत वैयक्तिक हैं। यह वैयक्तिक दृष्टिकोण समाज के लिए अहितकर होगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज की उपेक्षा करेगा। समष्टि के कल्याण की दृष्टि से किया गया कार्य ही न्याय हो सकता है। उपर्युक्त कारणों से प्लेटो न्याय की परंपरागत धारणा को स्वीकार नहीं करता। नंबर 2, क्रांतिकारी सिद्धांत। प्लेटो की रिपब्लिक में इस धारणा का प्रतिपादन सोफिस्ट वर्ग के प्रतिनिधि थ्रैसिमैकस ने किया है। यह धारणा शक्ति ही सत्य के विचार पर आधारित है और इसके अनुसार शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। न्याय के बारे में इसके 2 दृष्टिकोण हैं। प्रथम, समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को पूरा करना चाहता है, किंतु केवल शक्तिशाली ही इसमें सफल होते हैं। समाज में सरकार सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, इसलिए शासन द्वारा निर्मित कानूनों के पालन में ही न्याय है। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार शासक के प्रति शेष सभी व्यक्तियों के लिए न्याय का अर्थ दूसरों का हित करना है। इस प्रकार थ्रैसिमैकस 2 बात कहता है। शासक वर्ग स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए ही शासन करता है, और दूसरी बात कहता है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। प्लेटो थ्रैसिमैकस के इन दोनों ही विचारों का खंडन करता है। प्रथम विचार के संबंध में उसका कथन है कि शासन एक कला है और सभी कलाओं का लक्ष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि करना नहीं, बल्कि उन वस्तुओं के दोषों को दूर करना है जिनके साथ उनका संबंध होता है। जिस प्रकार एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की गलतियों को दूर कर उनकी गुप्त शक्तियों को जागृत करता है, उसी प्रकार शासक का लक्ष्य प्रजा के दोष, दुख और कठिनाइयों को दूर कर उनका कल्याण करना है। दूसरे विचार के संबंध में उसका कथन है कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आदर्श जीवन की प्राप्ति का प्रयत्न करता है और इस आदर्श की प्राप्ति में ही सुख निहित होता है। सुख की अवस्था दुख की अवस्था से श्रेष्ठ है। इस प्रकार प्लेटो थ्रैसिमैकस की धारणा को अस्वीकार कर देता है। नंबर 3, कार्यकारण सिद्धांत। इसका प्रतिपादन ग्लूकोन के द्वारा किया गया। इसके अनुसार न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और इसका आधार कोई शाश्वत नियम न होकर समानुसार बदलती हुई परंपराएं हैं। वर्तमान अनुबंधवादी विचारकों की भांति उसका विश्वास है कि प्राकृतिक अवस्था में निर्बल मनुष्यों को अनेक कष्ट उठाने होते थे, इसलिए उन्होंने उसका त्याग कर एक समझौता किया जिसके आधार पर कानूनों का निर्माण हुआ जो मानवीय व्यवहार और न्याय का मापदंड निर्धारित करते हैं। दंड की शक्ति के भय के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर कानूनों का पालन करते हैं, अतः न्याय भय का शिशु है। ग्लूकोन के अनुसार न्याय भय की प्रवृत्ति पर आधारित है तथा यह निर्बलों की आवश्यकता है, न कि शक्तिशाली का हित साधन। इस प्रकार से ग्लूकोन के सिद्धांत में निम्न 2 परिणाम हैं। नंबर 1, राज्य पारस्परिक भय की प्रवृत्ति पर आधारित है, न कि सर्वव्यापी नैतिक सिद्धांतों पर। नंबर 2, राज्य स्वाभाविक संगठन नहीं है, बल्कि कृत्रिम परंपरागत संगठन है। प्लेटो इस धारणा से भी सहमत नहीं है। वह कानून और न्याय को समझौते पर आधारित बाहरी वस्तु नहीं मानता, बल्कि आत्मा का आंतरिक गुण समझता है। न्याय का गुण स्थायी रूप से व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है और न्याय का पालन भय और शक्ति के कारण नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से होता है। अब आता है प्लेटो का खुद का न्याय सिद्धांत। सिफालिस और पॉलीमार्क्स, थ्रैसिमैकस और ग्लूकोन न्याय से संबंधित जिन दृष्टिकोणों का प्रतिपादन करते हैं, उन तीनों की ही एक विशेषता है और वह यह है कि वे न्याय को बाहरी मानते हैं, बाह्य, जबकि इसके विपरीत प्लेटो न्याय को आत्मा की अंतर्वस्तु मानता है और इसी आधार पर इन तीनों दृष्टिकोणों को अस्वीकार कर देता है। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था
और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है, अर्थात न्याय राज्य की प्राणवायु है। प्लेटो न्याय के दो रूपों का वर्णन करता है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय या राज्य से संबंधित। पाइथागोरस के अनुयायियों के अनुसार प्लेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा में 3 तत्व या अंश विद्यमान हैं, इंद्रिय, तृष्णा, दूसरा है शौर्य और तीसरा है बुद्धि। इन तीनों गुण जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। दूसरे शब्दों में इंद्रिय, तृष्णा, शौर्य तथा बुद्धि का उचित समन्वय और सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि करता है। इसके बाद प्लेटो राज्य के संबंध में न्याय का प्रतिपादन करता है। धन्यवाद।